नमस्कार, आदाब, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल आवर व्यूअर्स। गणतंत्र दिवस के सतत 77th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। वी ग्रीट ऑल आवर व्यूअर्स विद congratulations and best of luck to our country. God bless us all. And 1947 1947 से लेके अब तक का जो जर्नी रहा है हमारे देश का, काफी आई थिंक वेरी प्रेज वर्दी वेयर वी हैव रीच सो फार। और लेकिन अब जो नई युवा पीढ़ी जो आई है, क्या वो समझती है कि ये जो हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, कितने स्ट्रगल के बाद मिला, कितने जाने गई, कितना सेक्रीफाइस हुआ। तो इसके लिए हमने आज एक थीम सजेस्ट सोचा है इस प्रोग्राम के लिए। फ्रीडम स्टॉक्स, यानी कि आजादी को बरकरार रखने के लिए हमें किस किस सेगमेंट में निवेश करना चाहिए, कौन सी कंपनियों में हमें पैसा डालना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की तो आजादी हमें 1947 में मिली थी, बहुत ही स्ट्रगल के बाद, वो बरकरार रहे। और न कि किसी हेगमोनी में, किसी की डोमिनेंस में हम उस आजादी को खो दे कहीं आगे चल के। तो ये एक थीम है आज का। लेकिन उसके पहले एक बार हम गणतंत्र का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। गण और तंत्र, ये दो शब्द है। गणतंत्र दिवस, और जो नई पीढ़ी है हमारी, उसको समझना जरूरी है। गण यानी जनता, और तंत्र यानी शासन, जनता का शासन, यानी द रूल ऑफ द पीपल। दैट इज व्हाट गणतंत्र मीन्स, एंड दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी टू सेलिब्रेट द रूल ऑफ द पीपल। यानी कि ये जो देश है हमारा, उसके इसके ऊपर जो हम जो जो चलाता है ये देश, वो कोई एक आदमी नहीं चलाता है, वो जनता चलाती है। जनता इलेक्ट करती है सरकार को, और जनता के आदेश से वो सरकार चलती है। तो इस गणतंत्र को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल पे बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। प्रिया जोशी जो रोज होती है हमारे साथ, कमलेश जी हैं, अनुज जी है, और हमारे भीष्म पितामह जेपी सिंह, जेपी शेट्टी साहब साथ में है। तो शुरू करते हैं प्रिया जी आपसे। लेडीज फर्स्ट एज ऑलवेज, और हमारे देश में हम मानते हैं माता जी हैं सारी हमारी। तो पहले हम आपको आह्वान करते हैं कि रिपब्लिक डे के ऊपर कोई कोई आप संदेश दें हमारी जनता को, कि व्हाट इज योर मैसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया ऑन दिस रिपब्लिक डे। जी सर, सबसे पहले विशिंग एवरीबडी अ हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हमारा 77th रिपब्लिक डे है। काफी कुछ हो रहा है हमारे देश में, और जियो पोलिटिकली भी हम देख रहे हैं कि काफी उतार चढ़ाव है। पिछले कई महीनों से ट्रेड टैरिफ वॉर चल रहा है। मार्केट में उथल पुथल है, काफी कुछ है, बट आई थिंक धीरज रखना है। इस समय पे हमें, बीइंग इंडियंस, वी मस्ट सपोर्ट आवर गवर्नमेंट एंड द डिसीजंस दैट दे टेक टू टैकल दिस सिचुएशन। और कोशिश करना है कि जितना हो सके हम आत्मनिर्भर बने और अपने देश को सपोर्ट करें। क्या बात है, बहुत अच्छे। और अनुज जी, आपके पास आता हूँ। एक संदेश हमारी जनता के लिए आज के दिन पे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मेरा संदेश बिल्कुल क्लियर है कि स्वदेशी बनिए और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए। जो नारा 1947 में दिया गया था, वो दोबारा से मुझे लगता है कि यहाँ पर अब ज़रूरत है। और देखिए, उसका सबसे बड़ा हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि सभी जगह टैरिफ का इशू है, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे रशिया हो। बट कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इंडिया में जो टैरिफ लगे हैं उसकी वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यूएस को होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हो गया है। और भारत के अंदर आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो 10 साल के लोअर लेवल पर है। दैट इज शोइंग कि जो हमारी इन हाउस प्रोडक्शन है, चाहे हम एग्री के क्षेत्र में हो, चाहे हम डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, तो अब हमें विदेशों पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और जितना हम सेल्फ इंडिपेंडेंस बनेंगे, तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंस जो है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आपको पूरे वर्ल्ड पे राज करना है तो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, जिससे कि सभी देश, सभी इकोनॉमीज आपकी तरफ देखें अपने कंजम्पशन के लिए। बहुत बढ़िया संदेश, बहुत बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने। कमलेश जी, आपकी बात आता हूँ। आप वेटरन हैं, आप बैंकर हैं, आपने दुनिया को बहुत करीब से देखा है, और खास करके आपने भारत की प्रोग्रेस को पिछले 40-45 साल से बहुत करीब से देखा है। तो बिफोर वी गो इनटू द सब्जेक्ट, व्हाट इज योर मैसेज टू आवर फेलो इंडियंस ऑन ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन? निखिल जी, सबसे पहले आपको, अपने सारे पैनलिस्टों को और सारे दर्शकों को रिपब्लिक डे की अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। निखिल जी ने जो ओपनिंग रिमार्क में कहा ना गणतंत्र के बारे में, मैं सिर्फ एक लाइन ऐड कर देता हूं कि 26 जनवरी 1950 के दिन
भारत ने अपना संविधान जो है उसका स्वीकार किया था, और इसलिए हम उस दिन से रिपब्लिकन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये एक भारत, ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और 77 साल के इस जो सफर में अपने यहाँ डेमोक्रेसी मेच्योर हुई है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि हम सब जानते हैं, एक ही दिन हम दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, स्वतंत्र हुए थे। पाकिस्तान में किस प्रकार से शासन चल रहा है, मिलिट्री किस तरह से रूल कर रही है, तो सही मायने में हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने। और आपने ये जो विषय चुना है ना, यह बिल्कुल आज के समय के हिसाब से मैं कहूँगा बिल्कुल उचित है कि 77 साल के इस सफर में अब आने वाले दिनों में किस तेजी से हम भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाए। आज जो हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो बहुत जल्द हम कैसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो। उसके साथ साथ सरकार का, प्रधानमंत्री जी का एक नारा रहा है आत्मनिर्भर भारत का। तो हम किस तरह से अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना सके। और मैं मानता हूँ कि अगर आने वाले 5 साल में अगर ये हम कर रहे हैं ना, तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, क्योंकि भारत के पास इंटेलेक्चुअल, अगर की हम बात करें, तो अपने पास बड़ी मात्रा में इंटेलेक्चुअल टैलेंट पड़ी हुई है। प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, सरकार की नीतियां उस तरफ से बन रही है। तो मैं मानता हूँ ये सारे कलेक्टिव एफर्ट से आने वाले दिनों में भारत एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र हो जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बहुत 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 सही बताया आपने कमलेश जी। जेपी, आपके पास आते हैं। आप तो दुनिया हमसे ज्यादा देखी है, आपने दिवाली भी ज्यादा ज्यादा देखी है, पटाखे भी ज्यादा फोड़े हैं। तो आपकी अभी तरफ कम से देखने लगे हैं। हमारे अभी कम हमारे देखने युवा, लगे हैं। और आपके शब्दों में जो वेट है, आपके शब्दों में जो अनुभव है, वो हमारे देशवासियों के लिए क्या कहेंगे आज? देशवासियों के लिए सभी अच्छा है। अभी कमलेश जी ने बताया जितने जानकारी थी। आपने बताया फ्रीडम की क्या मीनिंग है। मैं शेयरों के हिसाब से लगा रहा था कि फ्रीडम कौन से स्टॉक हो सकते हैं जो फ्री में मिले या फ्री उड़े। तो मैं फ्रीडम स्टॉक की इंटरप्रिटेशन करने की सोच रहा था। जी तो जी जी फ्री में तो मिलेगा नहीं। जो फ्री उड़ जी सके वो वाला स्टॉक लो। जी और वो वही उड़ेगा जिसमें हम आत्मनिर्भर होंगे। अभी समझो जी हम हेलीकॉप्टर बनाते हैं या पायलट बनाते हैं, वो अपना ये जी छोटे छोटे जेट बनाते हैं, जी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम कई कंट्रीज को। तो जी इस तरह के बहुत से अभी इसमें शिपिंग में काफी काम चालू हुआ है नए तरीके से, जो इंडिया जी आत्मनिर्भर हो रहा है। जी तो जितना हमारे पास पावर रहेगी उतना हम उड़ पाएंगे। जी तो यही बिल्कुल संदेश है सही कि बोला। अब पावर पैदा करो और उड़ो। जी आकाश आपका है। जी बिल्कुल सही बोला। वही कविता है दुष्यंत कुमार की, उसने 2 लाइनें कही हैं। वो बोलता है, जी। कौन कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं हो सकता। हम्म। कौन कहता है आकाश में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या बात, nothing is impossible, I think, is a message from you, and I think that we have to convey to our generation Z, the millennial generation जिसे बोलता हूँ, जो 2001 के बाद पैदा हुआ, 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने 20वीं सदी देखी नहीं थी, और जिन्होंने देखा नहीं था कि हम किस स्थिति में हम आजाद बने। दैट ब्रिंग्स अस टू टुडेस सब्जेक्ट, इन्वेस्टिंग इन फ्रीडम स्टॉक्स। और हमने इसलिए चुना है ये सब्जेक्ट क्योंकि जियो पॉलिटिकली आप सब जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, हेगेमोनी। I think the USA is now the largest, not democratic country, but the most hegemonic country. And I say this with a heavy heart. I don't say it lightly. And when the president of the world's largest economy talks about buying countries and saying that I want the country and I want to buy it, something is wrong in the system. And I think when that happens, जब ये होता है, तो हमें हमारे देश को आजाद रखने के लिए, सही मायने में आजाद रखने के लिए, न कि सिर्फ एक एक लिप सर्विस की हम आजाद हैं और सरकार हमारी है, वो आजादी नहीं है। आजादी ये है कि हम किसी के दबाव में ना आए। आजादी ये होती है कि कोई बड़ा जो है मेरे से वो मुझे हावी ना हो जाए। इसको कहते हैं आजाद। तो इस आजादी को बरकरार रखने के लिए कौन से ऐसे सेगमेंट्स है उद्योग के, ऐसे कौन सी कंपनियां हैं जिसमें जिसमें हमें निवेश करना चाहिए, जिससे कि भारत का जो डेवलपमेंट है, भारत में जो आगे हम बढ़ोतरी करेंगे, वो किस सेगमेंट में करेंगे जिससे कि हमारे देश को हम और सुरक्षित बनाए किसी भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस से। तो पहले मैं अनुज जी के पास जाऊंगा। अनुज जी, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हेन यू कम डाउन टू बेसिक्स,
And the basics are that we know that our import dependence is there on some 8, 10 items, and mostly petroleum driven, mineral driven, and rare earth driven and commodities driven. What would you, in your opinion, think that if you had a certain amount of money to invest, which are those top two, three, four industries that you think we should invest in, which will lead us to a more stronger nation, a more freer nation, and less dependent on hegemonies that are cropping up all around the world? देखिए, अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से पिछले, अगर आप 70 75 सालों की बात करेंगे, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट था कि भारत के लिए कि अगर आपको सस्टेन करना है तो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत डिपेंड रहने की ज़रूरत है। तो अगर आप देखेंगे तो आज हम एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट डिपेंडेंसी की तरफ जाते हुए दिख रहे, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म होती हुई दिख रही है। हालांकि अगर आप देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा हम डिपेंड थे वो पल्सिस और ऑयल सीड्स में थे, जहां पर अगर आप देखेंगे तो सरकार ने कुछ साल पहले ऑयल मिशन लॉन्च किया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो पाम की प्लांटेशन है वो इंडिया में ग्रो करती हुई नजर आई। पल्सेस में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ थी वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है। इवन अगर आप देखेंगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड वेयर गवर्नमेंट यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो वो उसकी वजह से हमने देखा कि जो प्रोडक्टिविटी, चाहे वो पल्सेस को लेकर हो, चाहे गेहूं को लेकर हो, चाहे चावल को, राइस को लेकर हो, या ऑयल सीड को लेकर हो, तो उसमें काफी अच्छी फिनोमिनल ग्रोथ हमने देखी है। और एक्सपेक्टेशन है कि 2030 तक विल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, मीन्स कि आप एक आत्मनिर्भर भारत बनेंगे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट का बहुत बड़ा पार्ट रहता था। हम बहुत बड़ी मात्रा में एडिबल ऑयल्स को इंपोर्ट करते थे, तो वो एक हमारा जो चंक है वो यहाँ पर एक फ्री होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो हमने कोविड में ये सैंपल देखा कि कोविड में बाकी देशों में इतनी बड़ी अच्छी स्थिति नहीं थी, जबकि इंडिया के अंदर पूरे करीबन कोविड के टाइम में फ्री राशनिंग जो है लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो इट मीन्स कि हमारे पास इतना संसाधन है अभी एग्रीकल्चर फ्रंट पे, अनाज के फ्रंट पर, कि आप देश को इजीली मैनेज कर सकते हैं अगर कोई भी स्कार्सिटी होती है तो। दैट इज अ वन थिंग। सेकंड थिंग इज कि जो आपका डिफेंस सेक्टर है, जहां पर हम पहले बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते थे, अब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करने लगे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में जो डिफेंस सेगमेंट में इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज अ वेरी फिनोमिनल। हम पहले बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे थे, हम फाइटर्स इंपोर्ट कर रहे थे, हम एम्यूनेशंस इंपोर्ट कर रहे थे, बट अब हम एक्सपोर्ट करने लगे। हमने कुछ हद तक काफ़ी हेलीकॉप्टर्स, गन्स को एक्सपोर्ट किया है, और बड़ी मात्रा में हमने यहाँ पर चेंजेस किया। अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली जो अभी 26 जनवरी की परेड चल रही है, उसमें मैंने देखा कि AK-47 को रिप्लेस करने का एक गन बनाई गई है, जो कि पूरी की तरह पूरी स्वदेशी है। तो इट मीन्स कि हम उस लेवल पर अब काम कर रहे हैं कि जो बाकी नेशंस है वो शायद यहाँ पर अब हमसे जो है इंपोर्ट करते हुए दिखाई दे। दैट इज अनदर थिंग। क्योंकि देखिए, भारत का नारा था जय जवान जय किसान। अगर हमारा किसान, हम डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है किसान, तो वो अच्छी तरह ग्रो करेगा। वहीं अगर हमारा सैनिक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, बाकी बाहर के देशों पर डिपेंड नहीं है, तो हम एक अच्छा स्ट्रांग जो है अपना एक सिस्टम बना सकते हैं, डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी भली भांति हमने देखा कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान को डिफीट किया। तो ये दो चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो चीजें जो है ना, ये एक देश को अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से सेफ रखती है। तो अगर हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना है तो इन दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये जो दो क्षेत्र हैं, ये जो दो सेक्टर हैं, ये मुझे लगता है कि काफी हद तक मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर भी यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ हमने इंडियन मार्केट में भी आती हुई देखी है। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, ये दो सेक्टर ऐसे होंगे जो कि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में आगे भी ग्रो करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि टारगेट हमारा ये है कि 2030 तक हमको हर लेवल पर इंडिपेंडेंट होना है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो बाकी देश हैं वो हमारी तरफ देखें। और देखिए, उसका इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं। ट्रेड वॉर की वजह से भारत को उतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है जितना अगर आप देखेंगे तो बाकी कंट्रीज को होता हुआ दिखाई दिया है। और अब जो है कहीं ना कहीं जो ट्रम्प साहब है वो यहाँ पर अब इन बातों को सामने ले लाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो कुछ अब जो टैरिफ है उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपने कमेंट्स भी देंगे, और लग रहा है कि कुछ 25 या 30% के आसपास का छूट भी आपको टैरिफ में मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छे बोला आपने अनुज जी। मैं समझता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो जो फ्रेज है जय जवान जय किसान, शायद सुना भी नहीं होगा उन्होंने। लेकिन हमारे फोर फादर 1947 में इतने फोरसाइट था उनके पास कि उन्होंने दो ऐसे चीजों को मुद्दा उठाया जिससे कि हमारी आजादी बरकरार रहे। एक है
एक है हमारे कृषि कृषि उद्योग और एक है हमारा डिफेंस। और आपने दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझाया और मुझे लगता है ये बहुत ही अहम है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, modernization of defense forces, of modernization of defense equipment, very critical. And I think the steps that the Indian government has taken right over the last 70, 80 years, irrespective of political hues and colors, has been very good. And I think that the independence on defense side has been phenomenal. I think I saw an article other day in the newspaper that Europe is also thinking of buying defense equipment from us. And I think that's a massive step because if the western part of the world looks at us to buy defense equipment, you have achieved something. And I think these two areas, if they are taken care of, जैसा आपने कहा, एक अंदरूनी जो कृषि उद्योग है और एक बॉर्डर पे जो डिफेंस है, अगर हम ये दो चीज का ध्यान रखते हैं तो आपकी आजादी को कोई छीन नहीं सकता। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया। हम वापस आएंगे आपके पास कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने के लिए और प्रोग्रेस के लिए, एआई है, रोबोटिक्स है, डेटा सेंटर है, उसके बारे में बात करेंगे लेकिन सेकेंड राउंड में। Kamlesh ji, I think Anuj ji has very beautifully put the Jai Jawan, Jai Kisan in its proper context. What are your thoughts on the freedom stocks that you think should be the focus for us in the coming few years? बिल्कुल निखिल जी, अनुज जी ने ये जो विषय रखा, मैं सिर्फ दो चीज पहले उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने जो बताया कि एग्रीकल्चर, हमने वो दौर देखा है कि जब भारत में सूखा होता था और अमेरिका से हम व्हीट इंपोर्ट करते थे। जी जी। और उस स्थिति से निकलकर जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और हम एग्रीकल्चरल के क्षेत्र में कह सकते हैं कुछ समय के बाद सेल्फ रिलायंट हो गए, यानी सेल्फ सफिशिएंसी हमारी आ गई थी एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद निखिल जी अगर आप देखें तो जैसे हम ये हरित क्रांति कहते हैं, बाद में एक श्वेत क्रांति हुई दूध के लिए। अमूल में जो आनंद में डेयरी आई तो गुजरात के संपूर्ण गुजरात के हर जिले से दूध का एक जगह पे केंद्रीकरण होना, दूध के सारे उत्पादक बनने लगे, पूरे देश भर में वो जाने लगे। तो मैं ये कहता हूँ एक हरित क्रांति और ये श्वेत क्रांति हुई हमारे देश में। अब आज जो आप विषय रख रहे हो कि आने वाले दिनों में हम जहां भी अब पहुंचे हुए हैं, लेकिन आगे अगर हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं तो किस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। निखिल जी, मेरा अपना ऐसा एक अनुभव और मानना है कि किसी भी देश को अगर आप डेवलप कंट्री कहेंगे ना कि ये कंट्री डेवलप्ड है, तो सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए। हमारे देश में इसकी शुरुआत हुई है, मैं ये नहीं कहूँगा शुरुआत, लेकिन आज भी हमारे देश में उसकी जो रफ्तार होनी चाहिए वो तेज गति नहीं है। यानी अगर आप देखें, आंकड़े से भी देखें, तो आज से 10 साल पहले हमारे देश में करीबन 75 एयरपोर्ट थे, तो आज 10 साल 11 साल के बाद दुगना यानी 150 जितने एयरपोर्ट हुए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं ना, तो रोडवेज, 4 लेन 6 लेन के नेशनल हाईवेज जो भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़े, इस प्रकार की बेहतरीन रोड सर्विसेज जो ट्रांसपोर्टेशन को बहुत हेल्पफुल रहता है। तो मैं ये मानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में 4 लेन के बेहतरीन रोड, तो सुपर एक्सप्रेस वे, हाईवेज, यहाँ और कई जगह पे जरूरत है अभी भी। तो ये एक चीज है। दूसरा है वो पावर सेक्टर है। हिंदुस्तान के अभी भी आज कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, या आप कह सकते हैं छोटे छोटे टाउन है, कि जहां आज भी बिजली की आपूर्ति जो है ना वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है। तो बिजली क्षेत्र के अंदर भी वी हैव टू बी 100%, जैसा कहता है ना कि बिजली पर्याप्त मात्रा में, ये इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द एंटायर कंट्री, ये मुझे लगता है। तीसरी वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मानता हूं ना कि रूरल डेवलपमेंट। अब भारत में क्या हुआ है, एक ही भारत में 2 भारत बसते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और कुछ हद तक वो सही भी है कि एक इंडिया है और एक भारत है। तो भारत के कुछ इलाके में आप ग्रामीण भारत में चले जाओ, कुछ राज्यों के अंदर, मैं पॉलिटिकल इश्यू ना हो इसके लिए कोई राज्य के नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ राज्य ऐसा है कि जहाँ पे आज भी है ना बेसिक सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो आने वाले दिनों में अपने गाँव में भी अच्छा एक रोड का नेटवर्क हो, अच्छी स्कूल हो, अच्छी हेल्थ की सुविधाएं हो, गांव को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से जोड़ा जाए, गांव के अंदर टेक्नोलॉजी का आए, तो उस प्रकार के जो बदलाव है ना आने वाले दिनों में होना चाहिए। दूसरा जो एक बात मैं जो कहना चाहूंगा, हम ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर को मैं इस तरह से भी देखता हूँ निखिल जी
कि हमको ये चीज सब पहले देखना होगा कि किन चीज हम आज भी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो एक तो हम जानते हैं ऑयल के लिए है। तो कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां हमारा इंपोर्ट बिल कम हो सका? एक तो अनुज जी ने उल्लेख कर लिया डिफेंस के बारे में। कुछ समय पहले ऐसा दौर था कि डिफेंस के सारे इक्विपमेंट, इवन फाइटर प्लेन हो या आपके राइफल्स हो, सारे इंपोर्ट करते थे। लेकिन आज हम डिफेंस के मामले में भी अनेक प्रोडक्ट, इंडिजिनियस प्रोडक्ट भारत में बनने चालू हुए हैं। दूसरा जो है, जो मैंने अभी ऑयल का बात कहा, मुझे लगता है आने वाले 3-4 सालों के अंदर ईवी को ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। ईवी ईवी फॉर द पैसेंजर व्हीकल, ईवी फॉर द कमर्शियल व्हीकल, पूरे देश भर में रिचार्जिंग के स्टेशन पेट्रोल पंप की तरह लगे। तो क्या होगा कि ईवी का व्याप जितना बड़ा हो जाएगा उतना हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। एटलीस्ट एनर्जी के मामले में हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। और आपने कहा वो एक पॉइंट मैं जानता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी। बहुत सारे ऐसे सोर्सेस को हमको ढूंढना होगा। और दूसरा है ना कि किसी भी कंट्री का जब हम विकास की बात करते हैं ना, तो एक मापदंड जो रहता है ना, एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी है कि लोग कितना सुखी है, खुश है। निखिल जी, मैं एक नितिन गडकरी जी ने कोट दिया था, वो अपने दर्शकों के लिए कहना चाहता हूँ। उन्होंने एक सेमिनार में कहीं ये कहा हुआ था कि अमेरिका समृद्ध है, उसके लिए अमेरिका के रोड अच्छे नहीं है। अमेरिका के रोड बहुत अच्छे हैं, इसके लिए अमेरिका समृद्ध है। तो अमेरिका ने जो 50-60 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया, मैं मानता हूँ आने वाले 5-10 सालों में इसी तरह से हमारे देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ ना, तो भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, सही मायने में स्वतंत्र राष्ट्र, यानी हम किसी भी चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड में हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कुछ चीजों में रहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स बाहर बेचते हैं, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हम भी खरीदते हैं, लेकिन वो एक ट्रेड का बढ़ावा होता है। जैसा हम कहते हैं ना कि बिल्कुल जैसे मजबूरी की जैसी स्थिति कि दुनिया के कोई देश से कोई चीज नहीं मिली तो भारत के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, उस स्थिति में से हम बाहर आ जाएंगे, ऐसा कह सकता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात करी है ना। हमारा जो नेशनल एंथम है, उसका जो पहली जो पंक्ति है, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। जन गण मन का मतलब ये है कि सभी जनता के मन में एक ही गण है, यानी पूरी जनता जो है वो एक ही चीज के से, ओनली वन थिंग इन देयर माइंड। बट एज यू राइटली सेड, द प्रॉब्लम इज द डिवीजन इन द हैव्स एंड द हैव नॉट, द इंडिया एंड द भारत। आई थिंक वो जो हमें जो एक ब्रिज क्रिएट करना है कि जो सारी जनता, जो हमारी 140 करोड़ जनता, वो एक ही तरह से सोचे, एक ही तरह से आगे बढ़े, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और जैसा आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि जब तक वो नहीं होता है, आपकी जनता में कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई गांव में होगा, कोई शहर में होगा, यू नो, इन इंग्लिश द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट मस्ट, नॉट द गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, यू मी। हम गवर्नमेंट जब बोलते हैं तो गवर्नमेंट कौन है? हम ही है। गणतंत्र यानी हमारी सरकार, हम रूल करते हैं। तो हमें सोचना है कि हम इस जनता को जो है एक कैसे करें। 140 करोड़ का जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में हम बात करते हैं, उसे हम साथ में कैसे लाएं। प्रिया जी, आपके पास आऊंगा। आप हमारी एक लौती महिला है इस पैनल पे, और महिलाओं का तो राज है आजकल। तो आपके हिसाब से क्या क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हमारी हम्म। हमारे गणतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए हमें किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस क्षेत्र में प्रोग्रेस करना चाहिए? सर, इफ आई आंसर फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव, मैं ये कहूंगी कि हम हर क्षेत्र में अगर देखें तो आगे बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिकली भी वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी डिफेंस जो है वो भी बहुत प्रॉपर है, और हमने पिछले साल देखा भी ऑपरेशन सिंदूर में कि कैसे हमने अपने देश को प्रोटेक्ट किया। बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि इन टर्म्स ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर वेरा भी, क्योंकि वो क्षेत्र में हमें अभी भी देखना है। बिकॉज हम देखते रहते हैं आए दिन हादसे होते रहते हैं हमारे देश में, और उसके बाद चर्चा होती है, टीवी पर आता है, हर चैनल्स पे दिखाया जाता है, पर इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन? और इंडिया जो है कह रहे हैं कि
हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूथ है इंडिया में। सो अगर लड़कियां आगे आती हैं काम करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमी, तो उनकी सुरक्षा के लिए देश क्या कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अभी भी काफी पीछे है, इफ यू आस्क मी। देयर इज लॉट्स वी कैन डू, और आज टेक्नोलॉजी के जरिए हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं। तो इस क्षेत्र में हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बाकी तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज समवेयर दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू वेरी सीरियसली। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से महिला शक्ति जो है हमारी काफी काफी इवन इफ द प्रपोर्शन, द जेंडर प्रपोर्शन इन इंडिया बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, देयर इज अ बिग, देयर नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, इट्स आई थिंक 52 to 48 समथिंग लाइक दैट। आई थिंक जब जब तक हम महिला शक्ति को हार्नेस नहीं करते हैं, तब तक ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हम बातें करते हैं 140 करोड़ भारतीय, लेकिन उसमें अगर आधी महिलाएं हैं और आप उनको अगर आप कंसिडर नहीं करते, उनको आप नजरअंदाज करते हैं और उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर आपका जो अर्थव्यवस्था में जो जोश आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो जब सही बताया आपने, वुमेन एम्पावरमेंट इज क्रिटिकल एंड वी मस्ट लुक एट द गवर्नमेंट, स्पेशली द गवर्नमेंट इन दिस एरिया, टू ब्रिंग इन लॉ एंड ऑर्डर, टू इंश्योर दैट जो जो कंट्रीब्यूशन महिलाएं करना चाहती है उद्योग में है, सर्विस क्षेत्र में है, फूड इंडस्ट्री में है, जो 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 स्ट्रेंथ है हेल्थ केयर में है, इसमें जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, जो जो योगदान है, वो बढ़ना चाहिए। और इसके लिए कानून की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों में जोश लाने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा बताया आपने। तो हम उसमें भी हम मे बी वी कैन कम बैक टू दिस इन दिस इन अगेन, इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक industries in which you think women should be encouraged, and I'll come back to you on that. JP, quickly from your side, any comments on what you think is the industry of the future? मेरे पास बहुत कुछ है और मैं क्विकली बोलूंगा। अभी कमलेश जी ने बताया सड़कें हैं इसलिए देश समृद्ध है, या देश समृद्ध है इसके लिए सड़कें हैं। उसको मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में बोलता हूँ। एक आदमी भगवत गीता पढ़ रहा था, हम्म। भगवत गीता पढ़ रहा था, तो उसका मूड हो गया शराब भी पीनी चाहिए साथ में, थोड़ा वो भी ले लेता हूँ, शराब भी ले लेता हूँ। फिर उसने पूछा गुरु से, मैं भगवत गीता पढ़ रहा था उसके बाद शराब पीऊँ, ये सही है क्या? बोला सही नहीं है। बोला मैं पहले शराब पी रहा था, अभी भगवत गीता पढ़ लूँ। बोला बहुत बढ़िया। तो उससे समझ में आता है कि मुख्य काम आप क्या कर रहे हैं। मुख्य काम शराब पी रहे हैं या भगवत गीता पढ़ रहे हैं? अगर भगवत गीता पढ़ रहे हैं और शराब पीते हैं तो गलत हो गया। काम वही कर रहा है वो। जब भी शराब पी रहा है भगवत गीता पढ़ता है तो अच्छा काम कर रहा है। तो देखो शराब पीने के बाद में इसको इतनी अवेकनिंग आ गई कि ये कर रहा है। तो ये मैंने कहा उसे सड़कों का उदाहरण जल्दी समझ में आएगा। दूसरा मेटल सेक्टर में लेना चाहूंगा। मेटल सेक्टर कैसे है? 10-15 साल पहले मैंने देखा था गोल्ड का भाव था 27,000 रुपया। और मैंने सोचा हम सबकी कॉस्टिंग लगाने लगी, गोल्ड की कॉस्टिंग कोई नहीं पूछता है कितने खर्चा कितना आया इसको बनाने में। तो मैंने सब स्टडी किया तो 20-22 हजार रुपया उसका कॉस्टिंग आ रहा था। तो मैंने 5,000 तो अच्छा है, मार्जिन है, कोई ज्यादा नहीं है। तो 27,000 में अगर मिल रहा है और 22-25 हजार रुपया उनको जा रहा है तो ये गिरेगा नहीं, तो ले लो। 27,000 में लोगों बोला, मैं उसमें मार्जिन ही नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसको जब तक ये पैदा नहीं होती इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और जब पैदा हो जाती है तो सिक्योरिटी चाहिए, खर्चा बढ़ जाता है उसका। तो इस तरह के बहुत से खर्चे हैं। अब चांदी के बर्तनों में आपने भी खाना खाया होगा कभी, मैंने भी खाया है। कम से कम फ्लाइट में चांदी के चम्मच में तो खाया हमने, फ्लाइट में। अब चांदी क्या है, चांदी हमें मालूम नहीं था। मुझे सोचता था सोने की तरह है। अभी चांदी के पीछे भाव बढ़े तो मैंने सोचा कि चांदी बनती कैसे है। तो मालूम चला चांदी में कॉपर पड़ता है, चांदी में जिंक पड़ता है। तो जैसे लोगों को मालूम चला 3 दिन सर्कट लग गया जिंक में, कॉपर में। आज भी चांदी एकदम टॉप मोस्ट पे चल रही है। तो ये सब जानकारी मैं उससे एक चीज समझ में आई कि मेटल जो है वो ज्यादा नहीं पैदा किया जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत पड़ती है। ये जब मैसेज गया चीन की तरफ से सबको, तो सब मेटल के पीछे पड़ गए। टाटा स्टील 120 पे पड़ा था, वो 190 आ गया। तो मेटल सब अल्मुनियम है, जिंक है, तो ये ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। अभी इंडिया की एक पब्लिक इशू आया है, उसकी एक खान है, माइंस है, उसका पब्लिक इशू आया है। वो 95% बढ़ गया 2 दिन में। वो भी माइनिंग ही कर रहे हैं।
तो ये जो सब टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं, तो मेटल की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसमें कितना मेटल और पड़ा है, कितना हम और माइनिंग कर सकते हैं, और उसका कितना एप्रिसिएशन हो सकता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो मुझे ये बहुत अच्छा सेक्टर लग रहा है। थैंक यू जी। बिल्कुल सही बोला आपने। और खास करके सर, आप जब मेटल्स और माइनिंग की बात करते हैं और मिनरल्स की बात करते हैं, तो ये लिमिटेड एक खजाना होता है, इज नॉट अनलिमिटेड, बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट अवेलेबल and the demand keeps on going up. So I think it is important for us to look at the recycling part also. And I'll come to Anuji on this, because I think the new mantra of renewable energy, recycling, 360 degrees, economy, circular economy की बात होती है। तो इसके बारे में अनुज जी, आपके क्या ख्याल, और खास करके इस क्षेत्र को लेकर जो जेपी सर ने बहुत ही बढ़िया बताया कि मेटल को आज हर एक चीज में आपको सिल्वर, गोल्ड, लिथियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर, आप अगर गाड़ी ईवी बनाते हैं तो सब लगता है उसमें, आप अगर कंप्यूटर बनाते हैं तो लगता है, डेटा सेंटर में लगता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, सब में ये मेटल्स कहीं ना कहीं लगते हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो आपके हिसाब से किस रुख में इंडिया को जाना चाहिए, किस क्षेत्र में या किस तरह की कंपनीज में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेटल, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड माइनिंग, शुड इंडिया फोकस ऑन अकॉर्डिंग टू यू? देखिए निखिल जी, इस बार जो एक जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा पार्ट मेटल्स को लेकर है, या जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको लेकर हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं कि उनको होल्ड चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। अगर आप रशिया यूक्रेन की बात करेंगे तो क्योंकि यूक्रेन इज़ अ वेरी रिच इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वहाँ पर बहुत अच्छा एग्रीकल्चर है, तो रशिया उसको एक्वायर करने के लिए वॉर कर रहा है कंटिन्यूसली। वहीं अगर आप देखेंगे तो यूएस ने अभी वेनेजुएला, देन ग्रीनलैंड, अब कनाडा, और देखिए जितनी भी कंट्रीज है ये सब नेचुरल रिसोर्सेज से फुलफिल हैं। तो उनको ये पता है कि भाई अगर आपको बड़ा अपना एरिया करना है और आपको अगर नेचुरल रिसोर्सेज इक्विप्ड होना है तो आपको या तो अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप अपनी क्षमता नहीं बढ़ा सकते तो आप ऐसे एरिया को एक्वायर करें जहां पर आपका नेचुरल रिसोर्सेज है। तो हम देख रहे हैं कि नेटो के अंदर अगर आप देखेंगे या यूरोपियन यूनियन में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो वेरी रिच हैं नेचुरल रिसोर्सेज के उसमें। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे में जो यूएस है वो कंटिन्यूअसली उनको एक्वायर करने के लिए, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो वॉर का यूज करके, बल यूज करके या मनी यूज करके, वो उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। तो इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं जो हालांकि देखिए इंडिया के साथ बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इंडिया में अपने आप सेल्फ सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में कोल है, हम अगर देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास मेटल्स मिनरल्स बहुत हैं। तो प्लस जो वाटर है वो इंडिया में बहुत है एज कंपेयर अदर कंट्रीज। सो इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्स की कमी नहीं है, तो इसलिए इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपको कोई मीन्स कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि बाहर आप किसी दूसरी कंट्री को एक्वायर करें। तो इसलिए इंडिया के अंदर जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न है वो बिल्कुल कूल है, जबकि दूसरी कंट्रीज में ऐसी नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर आप देखेंगे तो एनवायरमेंट ऐसा नहीं है, तो आप उनको नेचुरल रिसोर्स फुल करने के लिए दूसरी कंट्री की तरफ देखना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे या एआई ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो वो टोटली इट्स बेस्ड ऑन आपका नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर आप देखते हैं कि जैसे अगर हम एआई के लिए बात कर रहे हैं तो एआई के लिए बहुत बड़ी पावर की क्षमता चाहिए। उसके लिए आपके पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो बहुत बड़ी पावर को जनरेट कर सके। तो ऐसे में डेफिनेटली जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो यहाँ पर बहुत बड़े यूज हो रहे हैं। प्लस दूसरी तरफ हम ईवी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेटल्स का बहुत बड़ा यूसेज है, क्योंकि अब बैटरीज को आप अगर आप सिंपल तौर पे देखें तो एक बहुत बड़ा जरिया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो बैटरीज की जो पावर है, जो क्षमता है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। प्लस हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अब विंड पावर को लेके काफी हद तक हम देख रहे हैं कि बहुत कंट्रीज यहाँ पे जागरूक हुई हैं, सोलर एनर्जी को लेके काफी जागरूक हुई है। तो ऐसे में उनका यूज जो है वो मेटल से ही होने वाला है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ, नेचुरल पावर जनरेशन की तरफ या नेचुरल इक्विपमेंट्स की तरफ सब इकोनॉमिक्स का ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वहां पर अब एक डिमांड में आते हुए दिखाई दी हैं, और सभी कंट्रीज इकोनॉमीज, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो इस होड़ में लग गई हैं कि उनके पास मैक्सिमम जो है नेचुरल रिसोर्सेज का रिसोर्स सोर्स हो, जिससे कि वो फिर अपनी जो प्रभुता है वो वहां पर वो दिखा सके पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाइना ने भी बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज को होल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, यूएस भी कर रहा है, यूरोप भी कर रहा है,
प्लस इंडिया भी यहाँ पर अब होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो बहुत सारी देखिए चेंजेस हैं, चीजें हैं जो पिछले 10 सालों में नहीं थी, बट सडनली पिछले हमने 2-3 सालों में बहुत तेजी से ग्रो होती हुई देखी है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो मेटल का जो डिमांड है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इवन अगर आप देखिए जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, और देखिए अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है, किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाई यूक्रेन जैसी कंट्री रशिया का सामना इतने लंबे समय तक कर पाएगी, और वो अभी तक कर भी रही है। हम देख रहे हैं कि इस वजह से जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो अब अपना डिफेंस सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग करती हुई दिख रही है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं मेटल्स की डिमांड बहुत इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो पिछले अगर आप 2-3 सालों में देखेंगे तो मेटल का डिमांड सप्लाई सिचुएशन बहुत डेफिसिट में है, जिसकी वजह से जो है मेटल्स की डिमांड बहुत इंक्रीज हो रही है, चाहे वो आप डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करें। तो मुझे लगता है कि नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो कंटिन्यूस है, और आने वाले सालों में मुझे लगता है कि ये डिमांड ग्रो करती हुई नजर आएगी। और मैक्सिमम जो अब ध्यान है वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही है। जिसके पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स होंगे वो इकोनॉमी आगे ग्रो करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जो रिकवरी ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड एग्जिस्टिंग मेटल्स आल्सो गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन दैट। मैं कल ही पढ़ रहा था कि सिल्वर के लिए भी गवर्नमेंट अब नया एक मिशन लाने वाली है, रिकवरिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम वेरियस waste items where you recycle it and bring it out and then reuse it. Same for gold. So I think the 360 degrees of the circular economy industry should really be looking at all these things very closely. Aluminium जैसे है, सब जानते हैं कि it is very light. Now it is being used in aircraft manufacturing, it is being used in tire manufacturing, it is being used in EV manufacturing. The aluminum also can be recycled, reused, and brought back into the ecosystem. We don't have to actually go into the mines to take out fresh aluminum. You have existing sources which are lying not being utilized, and I think that's a very massive area that India should be looking at. Technology wise, because I'm very close to that industry, I can tell you Anupji, that India has done a lot of research into the recycling part. There's something called hydrometallurgy where minerals are extracted through hydrometallurgical process, and that is now being fine-tuned by the Indian government in the various departments. And I think that's come out very well. And I think India is going to become self-sufficient. Earlier, we used to get all these technologies from China and that part of the world. And then now we've become independent on that. And I think our own scientists have come up with these new technologies to extract minerals from waste material. मुझे लगता है कि इसमें जो निवेश होगा आने वाले सालों में बहुत ही क्रिटिकल है। तो हमारा जो एक डिपेंडेंस है चाइना पे और मलेशिया पे और वेरियस अदर मिनरल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और रेयर एलिमेंट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज विल गो अवे एंड वी कैन बिकम दैट मच मोर सेल्फ रिलायंट। सो आई थिंक यस यू मेक अ गुड पॉइंट देयर, and I think that industry will really be booming, and we have to look at that, especially with the demand of energy in the data centers that you speak about, the large language models which are coming in. That it's a massive energy consumption over there. So I think we need to focus on the wind, solar, biomass, hydro, the green energy part to feed the data centers which are coming up. Already, I think Microsoft, Alphabet, फिर सबने अनाउंस किया है कि इंडिया में $15 बिलियन, $20 बिलियन डालेंगे वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है वो इंडस्ट्री की पावर गजलर, एंड दैट फोकस शुड आल्सो बी देयर। Kamlesh, I think this is a good summation that Anupji has made on the on various sectors. What are your additional guidances to our investors? Where do you think they should be looking at? निखिल जी, मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगा। पिछले 3-4 सालों में जो जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ था, उसकी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सप्लाई चेन के ऊपर हुई है, और वो सप्लाई चेन के अंदर मेटल्स भी आ जाती है। मैं एक चीज और भी ये कहूंगा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, वो एक लिमिटेड स्टॉक है, देयर इज अ लिमिट ऑफ इट। लैंड है तो लैंड की भी अपनी एक लिमिट है। आप देखिए, एग्जांपल मुंबई ले लीजिए। अब हम लैंड तो बढ़ा नहीं सकते, लैंड जितना है उतना ही काम चलाना होगा। तो आज क्या हो रहा है, पहले एक जब हम छोटे थे तो चौल सिस्टम देखते थे, कभी 1-2 मंजिल के मकान देखते थे। आज आप पूरे नॉर्थ मुंबई में आ जाइए, अंधेरी से लेकर दहिसर तक, आज की स्थिति में भी कम से कम 200-300 टावर आपको दिखेंगे, और 200-300 टावर और आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर कंट्री को अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, उसकी पहले तो प्रोविजनिंग ठीक से करनी होगी। दूसरी बात, जो आपने कहा टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, एआई के जब हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि एआई के लिए हम बड़ी मात्रा में पावर की जरूरत होगी।
इसके लिए कोई मुझे ये सिल्वर का जब बात कर रहा है ना, कि सिल्वर जो सडनली पिछले 1 साल में 100% जितना बढ़ गया है, उसके पीछे दो फैक्टर काम कर रहे हैं निखिल जी। एक फैक्टर डेफिनेटली स्पेक्युलेटिव सपोर्ट है, और दूसरा ये है कि सिल्वर का कंजम्पशन बढ़ा हुआ है, वो भी एक फैक्टर है। तो ये दोनों चीजों की वजह से बुलियंस जो है, गोल्ड जैसे हम कहते हैं ना, पहले से एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है सदियों से, मैं कहूंगा। मुझे तो अभी भी उस बात का स्मरण है, माय फादर वॉज वर्किंग विद द मल्टीनेशनल बैंक ओनली। तो उस जमाने में वो 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, जैसे हम 10 ग्राम बोलते गोल्ड लेते थे, तो हम कभी पूछते थे हमारे मम्मी को भी कि आप गोल्ड क्यों लेते हो, तो क्या नहीं, इसमें है ना हमारी सेफ्टी एक है। तो वो परंपरा है गोल्ड का। लेकिन आज की स्थिति में गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी है ना, उसकी एक मैं कहूँगा गिनती प्रेशियस मेटल में होने लगी है। तो मैं बहुत सारे निवेशकों को देख रहा हूँ, like they are putting investing money in a gold, same way they are investing into silver also। मैटर की ये जो बात हम देखी, अब जो आने वाले दिनों के अंदर कौन सा सेक्टर है, तो निखिल जी हमने जो ओपनिंग में कहा था, मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि भारत को एज अ डेवलप कंट्री, जो गवर्नमेंट ने भारत का, तो ये प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आजादी के 100वें साल में बाय 2047 इंडिया शुड बी अ डेवलप्ड नेशन। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अब समय कुछ 22-23 साल का समय है। इन दिनों के अंदर सबसे पहले जो मैं फिर से कहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड ओनली टू द डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्टेड 30, 40, 50 और 100 सिटीज। भारत के तो 6 लाख गांवों में बसा हुआ है। इफ यू आस्क मी, देयर आर 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। तो जो हम मुंबई में या बाकी कोई शहरों में जिस प्रकार की सुविधा, बेसिक नेसेसिटीज जो है, वो जो इजीली अवेलेबल है, उस प्रकार की चीज जब पूरे भारतवर्ष में पहुंचेगी ना, तो हम कह सकते हैं कि हम सही मायने में एक डेवलप विकसित राष्ट्र हो गए। और मैं ये कहूंगा, ये पावर सेक्टर और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कहा। निखिल जी मेरी एक चिंता और ये भी है, जिसके ऊपर शायद बाकी पैनलिस्टों का और आपका भी शायद डिफरेंट व्यू हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि हम जितना भी ग्रोथ करते हैं ना निखिल जी हर साल, तो सामने जिस प्रकार से जो तेजी से हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो गैप कंटिन्यूस ही रहता है ग्रोथ का। अब नंबर्स में आपके शेयर करूं, तो 1947 में वी वर 35 करोड़, हम 35 करोड़ थे, और आज 76 ईयर्स के अंदर वी हैव बिकम द 140 करोड़, यानी वी हैव बिकम 4 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि इस प्रकार से अगर जनसंख्या, आबादी अगर देश में बढ़ती रही, तो क्या हर साल लाखों करोड़ों युवक जो तैयार होकर एजुकेशन लेके बाहर निकलेंगे, उन सबको क्या अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे, अच्छी एजुकेशन सिस्टम दे पाएंगे, अच्छा हेल्थ केयर दे पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर्याप्त मात्रा में होगी? ये सारे विषय के ऊपर मैं मानता हूँ कि हम हमारे देश को काम करना होगा। और हाँ, सरकार पॉजिटिव है, देश के प्रधानमंत्री बहुत पॉजिटिवली इसके ऊपर सोच रहे हैं, इंडस्ट्रीज का सपोर्ट आ रहा है, और इसलिए मैं थोड़ा आशावादी हूँ कि आने वाले दिनों में जो क्षेत्र अनटच रहा है एज फार एज द डेवलपमेंट इज कंसर्न, उस क्षेत्र के ऊपर है ना सरकार विकास की ओर ध्यान देगी। और मेरा अभी भी ये मानना है कि जिस राष्ट्रों में एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये दो अच्छी पर्याप्त मात्रा में अच्छी सुविधा होती है ना, उस कंट्री को हम डेवलप और प्रोग्रेसिव कंट्री कह सकते हैं। ये स्थिति मुझे लगता है कि हम आने वाले 5-10 साल में बदलती हुई देखेंगे, और सही मायने में हम एक डेवलप नेशन होंगे। You bring up a good point about employment and I think रोजगारी का जो एक बड़ा एक मुद्दा है, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आते हुए जब हम देखते हैं कि जो मीनियल जॉब्स है, तो जो छोटे छोटे काम होता है, सब मशीन से टेक ओवर होता है। अब मैं काफी ट्रैवल करता हूँ एयरपोर्ट से, तो आजकल आप किसी एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको एक रोबोट दिखेगा जो फ्लोर साफ करके करते घूमते रहता है एयरपोर्ट पे। मुझे याद है 2 साल पहले कोई लेडी वुड हैव बीन डूइंग इट, wearing a good uniform, providing employment to somebody, a man or a lady to clean that. Now that person has been displaced by a machine. और मुझे लगता है कि जो रोजगारी का जो मुद्दा है, वो खास करके जब कमलेश जी ने हमारी जनसंख्या के बारे में बात की, 140 करोड़ और बढ़ती जा रही है, तो जब जनसंख्या बढ़ती है, तो हमें, मुझे लगता है हमें वेस्टर्न कंट्रीज को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ऐसा हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ अलग हालात हैं, हमारे यहाँ अलग डेमोग्राफिक्स है, और उस हालात और उस डेमोग्राफिक्स को मद्देनजर रखते हुए हमें काम करना चाहिए।
मैं एक सोलर प्लांट पे काम कर रहा था, माई कंपनी वाज वर्किंग, तो किसी ने मुझे पूछा कि आप सोलर पैनल क्लीन करने के लिए ड्रोन्स क्यों नहीं यूज करते हो? बोले, why should I use drones? I have my local villager is going to come and charge me 4,000 rupees per month or 5,000 rupees per month to clean those solar panels. I'm providing employment. I'm supporting one family. Why would I buy a drone of 30, 40,000 and mechanize something which does not need mechanization? So I think the mindset, एक जो mindset होना चाहिए भारतीय उद्योगपतियों के पास कि use AI, use robotics where required. यूरोप इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, देयर आर नो पीपल देयर, लोग है ही नहीं, तो तो इसीलिए आपको रोबोटिक्स यूज करना जरूरी है। लेकिन जहाँ पे आपकी जनसंख्या है, जहाँ पे आपके लोग रोजगार मांग रहे हैं, वहां पे आपको एआई रोबोटिक्स को सिलेक्टिवली यूज करना चाहिए, न कि ब्लाइंडली। और मुझे लगता है कि ये रोजगार का जो एक इशू है, वो एक बड़ा ही आगे चल के हमें उस कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए। हमें खास करके ये मुद्दा इसलिए रेस कर रहा हूँ कि कभी कभी हमारे पॉलिटिशियन भी कोई ऐसे कमेंट पास कर देते हैं कि ये जोमेटो में जो काम करते हैं, स्विगी में जो काम करते हैं, या जेप्टो में जो स्कूटर चलाते हैं, वो कोई काम है क्या? अरे आप तो साइंटिस्ट बनाओ, आप एआई बनाओ। भैया, हमारे 140 करोड़ लोग साइंटिस्ट नहीं बन सकते। उन्हें ये रोजगार की जरूरत है। उसको वो टू व्हीलर देना जरूरी है, उसे वो डिलीवरी बॉय बनाना जरूरी है, क्योंकि वो वही कर सकता है। इसीलिए हमें बहुत जानना जरूरी है कि ये निवेश जो हम करते हैं इस कंपनियों में, जहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगी, जहाँ पे हम रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जहाँ आप 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोगों को आप एम्प्लॉय करिए, तो रोजगारी जो है एक बड़ा मुद्दा है ना। You see, demographic dividend can pay off only if your demographic population is happy. Kamlesh bhai over the happiness quotient. Happiness comes from being gainfully employed or gainfully engaged. You cannot have an idle youth sitting doing nothing, where the idle mind is a devil's workshop. So I think that focus on companies that provide employment, that have a good worker to production ratio, must be kept in mind when you think about investing in companies, promoting industries, and blindly copying the West, according to me, is completely a no-no. And we must keep in mind our demographic quotient, our need to provide employment. Priyaji, your thoughts on that? Because women form a big portion uh, of our population that need to be gainfully employed, need to be gainfully engaged, so that we get that demographic dividend. Any thoughts on how we can get that these people in the mainstream? What type of companies can do that for us? सर मेरे ख्याल से ब्रॉडली अगर बात करें तो विमेन आर इन एवरी सेक्टर। आप उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, बिकॉज आज भी कई जगह पे हम एक डिफरेंस देख रहे हैं कि शी इज अ लेडी सो शी कैन नॉट डू दिस। आई थिंक वो माइंडसेट से हमें निकलना है, एंड वी नीड टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू विमेन इन एवरी फील्ड दैट दे आर रेडी टू वर्क इन। बिकॉज मुझे पता है कि केमिकल इंजीनियर्स जो हैं उनको भी जॉब नहीं मिलते हैं बिकॉज दे आर विमेन, you know that you don't fit into the culture. So I think that mindset has to change. अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो वी हैव लॉट ऑफ फीमेल लीडर्स हु आर हेडिंग बिग कंपनीज जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं। अगर मैं नायका की बात करूं तो फाउंडर फाल्गुनी नायर जो है, शी इज द फर्स्ट, शी इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन लेड यूनिकॉर्न टू गो पब्लिक। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। देन देयर इज बायोकॉन, देयर इज जनरल मोटर्स, उनकी सीईओ जो है मैरी बारा, शी इज लीडिंग दिस कंपनी जनरल मोटर्स जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनी है। तो अगर हम वो कर सकते हैं हम कुछ भी काम कर सकते हैं, बट देयर हैव टू बी मोर opportunities also have to be created, and opportunities have to be given to women. आई एग्री एंड आई थिंक द गवर्नमेंट, सरकार अपनी तरफ से कर ही रही है। मेरे ख्याल से ड्रोन दीदी का जो प्रोग्राम बनाया था प्रधानमंत्री के सौजन्य से, उसमें भी काफी महिलाएं जो गांव में थी महिलाएं, उनको ड्रोन फ्लाई करने की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि यू नीड अ ट्रेन पायलट टू फ्लाई अ ड्रोन। एंड आई थिंक दे एम्पावर्ड सम 100,000 women इन द विलेजेस टू डू दैट। एंड आई थिंक ये जो एक फोकस्ड अप्रोच है, वो फोकस्ड अप्रोच अगर होगा भारत में, तो मुझे लगता है कि रोजगारी का जो एक बड़ा मुद्दा है। कमलेश जी, आप कुछ कहना चाहते थे बीच में हाँ, आपने? जी। या निखिल, आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन पॉइंट। आपने बिल्कुल सही बताया। क्या है, देखिए, यूरोपियन कंट्रीज की बात अलग होती है। हमारे यहाँ ह्यूज ह्यूज मैन पावर है, एंड वी हैव ऑल कैटेगरीज ऑफ मैन पावर। यू हैव अ स्किल्ड लेबर, यू हैव अ सेमी स्किल्ड लेबर, यू हैव अनस्किल्ड लेबर, एंड यू हैव हाई प्रोफेशनली क्वालिफाइड स्किल्ड लेबर भी आपके पास है। तो जब इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, उसका बिल्कुल प्रोडक्टिव तरीके से यूज हो, तो मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। JP, you were saying something? Yeah.
मैं दो तीन चीजें छोटी छोटी हैं, एक एक मिनट में समअप करूंगा। ग्रोथ की जी बात जी कही कमलेश जी ने, तो ग्रोथ से हमें समझना चाहिए। एक बिल्डर से मैंने इंटरव्यू लिया था, वो बोलता था भाई मेरा काम नहीं चलता था, डिमांड नहीं आती थी, तो मैं स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो जाता था। स्कूल की छुट्टी होती थी, बच्चे निकलते थे, तो मुझे लगता था भाई 5-10 साल बाद ये नौकरी करने लगेंगे, कितनी डिमांड होगी, इतने बच्चे हैं। तो उसका एक तरीका था देखने का। दूसरा बुलियन पे मैं बात करूंगा। बुलियन पे पहले सरकार ने सोवरन बॉन्ड निकाले अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए विश्व में, कि इनके पास इतना सोना है, खुद तो खरीद नहीं सकते, तो पब्लिक को इंसेंटिव दिया। और अभी जो नया डाटा आया है उसके हिसाब से जो हमारे कंज्यूमर लोन है, कॉर्पोरेट लोन है, उसका 6 गुना लोन अभी गोल्ड पे मिल रहा है। 4.5 लाख करोड़ का मार्केट हो गया है बुलियन का, जो पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर से 6 गुना हो गया है। तो ये बड़ी तभी तो लोगों का ध्यान गया नहीं था कि सबके गोल्ड लोन में क्यों जा रहे हैं। गोल्ड लोन में नहीं जाएगा तो बैंक रहेगा नहीं, अब इतनी कमाई है उसमें। और एक एआई की बात चल रही है, तो एआई का मैं वो ये भी सही हवाई है कि भारत के जो महिलाएं हाउसवाइफ है उनके पास जो गोल्ड का स्टॉक है, कहा जाता है कि हमारे भारत के गोल्ड के स्टॉक से ज्यादा है। जो हम खरीदते हैं गोल्ड, सोना रख देते हैं तिजोरी में, शादी में हम हमारी लड़कियों को भेंट कर देते हैं पहले दहेज था, अब आप जो भी कहे स्त्री धन बोलो आप। तो जो जो वो जो एक वेल्थ है, हिडन वेल्थ है मेरे ख्याल से भारत के अर्थव्यवस्था में। छुपी हुई है, एक छुपी हुई। उसको बाहर लाने का ये है कि आप गोल्ड लोन दे दीजिए, तो लोग गोल्ड ला के आपके पास रखेंगे, पैसा लाएंगे, पैसा लेके फिर उद्योग में डालेंगे या जो भी कंजम्पशन में डालेंगे, जिससे कि इकोनॉमी में बढ़ोतरी होने वाली है। तो आपको नहीं लगता कि ये गोल्ड लोन जो है एक तरीका है गोल्ड माइनिंग का, कि जो गोल्ड पड़ा हुआ है घर में उसको आप बाहर निकाल रहे देखो जरूरत के हिसाब से आएगा, गवर्नमेंट के डराने से नहीं आएगा। हैं? वो तो है। इट इज नीड बेस्ड थिंग, जितना उसका चाहिए उतना निकालेगा। जी अभी 2-3 महीने पहले 900 करोड़ रुपए का गोल्ड इंपोर्ट हुआ। जी इंपोर्ट्स में सेकंड नंबर पे गोल्ड था। जी मतलब उसकी प्रायोरिटी इतनी बढ़ गई है। जी जी बिल्कुल। अभी मैं एआई की एक बात बताना चाहता हूँ आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई के जो लोग रहते हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, एक को मैंने कविता लिखने के लिए दी, उसने कविता लिखी। दूसरे को मैंने कहा इसमें इम्प्रूवमेंट करो, दूसरे ने इम्प्रूवमेंट किया। तीसरे से मैंने कहा इसमें म्यूजिक डालो, तीसरे ने म्यूजिक डाला। चौथे को मैंने दिखाया, मैंने कहा अब तुम मुझे अप्रिसिएशन लेटर दो, कि मैंने 3 एआई से ये काम कराया है जो किसी हम्म ने नहीं कराया। किसी काम में 3 एआई को इन्वॉल्व करके, तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया चौथे ने। तो काम पीटर ऑफ ड्रकर की मुझे एक सेंटेंस याद आता है। उसने बोला कोई भी चीज सस्ती होगी, लेबर कभी सस्ती नहीं होगी। 100 साल से ये देख रहे हैं हम। ड्रकर की वो हम्म, लाइन मेरे बैठ गई है दिमाग में। कोई रीजन नहीं, बिल्कुल ड्रकर ने बोला है तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा। लेबर कहाँ सस्ती हुई है। ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। सो आई थिंक गुड डिस्कशन। आई विल वाइंड अप विथ वन क्लोजिंग सेंटेंस फ्रॉम ईच ऑफ यू। Priya ji, starting with you, then I go to Anuj ji, and then I go to Kamlesh ji, and then JP. Priya ji, your final thoughts on today's topic. जी सर। सर बढ़िया रहा आज का सेशन। और मैं कहूँगी जैसे मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बस थोड़ा सपोर्ट करना है गवर्नमेंट को। एंड बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया वी ऑल नीड टू प्ले आवर पार्ट वेल। बिल्कुल सही बोला अनुज जी। देखिए बिल्कुल निखिल जी, अभी हम सर्विस सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, जोमेटो स्विगी के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर भी ये इसको अब आप देखिए कि सरकार की नज़र इस पर आई है। अभी हमने देखा कि जो 10 मिनट का गारंटीड वाला था वो सरकार ने हटा दिया है, क्योंकि हटा सरकार को अब लगने लगा है कि बहुत बड़ा ऐसा चंक है जो इसके थ्रू अपनी रोजगार कर रहा है, और सरकार अब इसको उस नज़रिए से देख रही है कि जो लोग हैं, अगर उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है तो वो इस काम को कर रहे हैं, तो ये दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मुझे लगता है कि सरकार का बहुत सराहनीय यहाँ पे स्टेप रहा है कि उन्होंने 10 मिनट का जो गारंटीड पीरियड था वो यहाँ पर खत्म किया, एटलीस्ट उनके वेलफेयर के लिए। तो एक ये जी आगाज है कि भाई आप इस लाइन को भी एज ए एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं
टू टियर सिटीज है जहां पर लोग इसको काफी हद तक यूज कर रहे हैं, और जिस तरीके से ऑनलाइन सेगमेंट का इंक्रीमेंट जो होता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है कि बहुत फिनोमिनल है। और देखिए, जिस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या हो तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर कभी डाउन नहीं रह सकता। तो मुझे लगता है कि सर्विस सेक्टर जो है ये एक बहुत बड़ा ऐसा पार्ट है जो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये सर्विस सेक्टर नहीं होगा तो फिर भारत की इकोनॉमी ग्रो भी नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो ए गुड सेक्टर, और हमें लगता है कि आने वाले सालों में सर्विस सेक्टर ही है जो भारत की इकोनॉमी को एक नई दिशा दिखाता हुआ नजर आएगा। Right, the demographic dividend can come only if the service sector goes up and employs all that big chunk of youth which we have, जो 20-25 साल से जो कम उम्र के हैं, उनको अगर आप रोजगार दोगे तो इस भारत में जो जीडीपी है वो आप नंबर 3 या नंबर 2 के बहुत दूर नहीं है। कमलेश जी, आपकी क्लोजिंग थॉट्स। या निखिल जी, एक स्टेटमेंट मैं पहले करता हूँ कि पिछले बरस में यूरोपियन और अनेक देशों के सेंट्रल बैंकों ने, इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक, उन्होंने बड़ी मात्रा में गोल्ड को खरीदा है। तो सरकारें भी गोल्ड को एक सेफ एंड सॉलिड इन्वेस्टमेंट मानती है। मैं अपने दर्शकों के लिए यही कहूंगा कि आने वाले दिनों में आपका जो निवेश करते हो वो अच्छे कंपनियों में निवेश करें, और जब कंपनी को आप देखते हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप आपके प्रोफेशनल एडवाइजर जो रहते हैं उनकी एडवाइस लीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। इक्विटी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा कि भारत जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं जानता हूँ बाई 2028 वी विल बी दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन जैसे अनुज जी ने कहा ना, सर्विस सेक्टर हो या इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, क्योंकि मेक इन इंडिया कंसेप्ट जो है ना, मैं मानता हूँ भारत सरकार उसको भी बड़ी मात्रा में पुश करने वाली है आने वाले दिनों में। भारत में अनेक प्रकार के उद्योग लगे, उसमें नए नए जॉब निर्माण हो और भारत के करोड़ों युवकों को काम मिले, तो मैं मानता हूं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और हम विकास की ओर बहुत जल्दी आगे बढ़कर विकसित राष्ट्र हो जाएंगे। जी बिल्कुल। जेपी, या फाइनल थॉट्स। मेरे खाली दो ही बातें कहनी है। एक तो ये, जैसे इन्होंने बताया कि अभी स्विगी के 8 लाख लोग हैं, दूसरे वालों के 10 मिनट वालों के 4 लाख लोग हैं। तो एक चीज उभर के सामने आती है कि 18 लाख लोगों के आपने सिक्योरिटी बना दी। देखिए, 18 24 के घंटे चल साथ रहे हैं एक रोड फैमिली पे। में 5 लोग भी होते हैं, 4 से 5 लोग, तो वो सब उसमें काउंट हो गए। तो अभी इतने लोग काम कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, तो आपकी सिक्योरिटी होगी पूरी, लेडीज की, जेंट्स की, सबकी। ये चीज। और दूसरा, निखिल जी ने जो कहा फ्रीडम स्टॉक्स के बारे में, तो इस पे थोड़ी और स्टडी करनी चाहिए और हमें एक कैटेगरी बनानी चाहिए फ्रीडम स्टॉक्स की। अभी तक इस नाम से किसी ने स्टडी नहीं किया है। जी। एक No, नया we must have कंसेप्ट a है। segment. I honestly believe that we must have a segment called Freedom Stocks, because that is where, you have to be selective in deciding where your country should be heading. Because, blindly doing something that because it is making money, you do it is not the right thing. Making money towards a good social objective and a national objective. I think that is so critical now. पहले नहीं था। पहले क्या था कि, the earth is flat, globalization, free movement of people. Abhi to I know in my own house I had a problem. My daughter who works in the US. She came back for a H1B stamping. It was a horrible, horrible. It took 2-3 months, and the stress of that. And then you start thinking that if this is going to be the case, जब आपको अपने देश में ही रहना है और अगर वर्ल्ड फ्लैट नहीं है, तो फिर मैं पहले मेरे देश के बारे में सोचूं ना, बाकी वो छोड़ो आप। और जब मेरे देश के बारे में मुझे सोचना है तो फ्रीडम स्टॉक्स कौन से हैं, वो करना बहुत जरूरी है। और जेपी, विथ योर हेल्प, आई थिंक लेट्स क्रिएट अ फ्रीडम स्टॉक इंडेक्स। लेट्स क्रिएट अ सेपरेट इंडेक्स फॉर फ्रीडम स्टॉक, where we वी कैन डू इट। select companies that are focused on the country's development and are contributing to the national development and to social development of this country. And let's get a separate set of that and track those stocks, because I think it's important from a nationalistic perspective also, and from a money, even commercial perspective. I'm not saying that we should be nationalistic and put money and lose money. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एनजीओ नहीं है। हमें तो पैसा कमाना है, लेकिन हमें पैसा कमा के समाज के लिए और देश के लिए जो हित में है, उस तरह से पैसा कमाना है। तो खास करके मैं ये सोचता हूँ कि हम आत्मनिर्भरता की जब बात करते हैं तो हम सरकार निर्भर बन गए हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, तो हमें सरकार को, ये तो सरकार का काम है, मुझे क्या करना है, सरकार सरकार। अरे भैया, सरकार एक गणतंत्र का मतलब क्या है? गण यानी, मैंने शुरुआत इससे की, गण यानी जनता यानी हम, तंत्र यानी शासन यानी हमारा शासन, जनता का शासन।
जब हम इस देश को रूल करते हैं तो हम बार बार सरकार को ये, सरकार को वो, सरकार ये, मोदी जी ये, अमित जी ये, राहुल जी ये, सोनिया जी वो, फलाना जी ये, वो सब हमें छोड़ देना चाहिए। ये देश हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा काम है, ये हमें आगे देश को बढ़ाना है। इसीलिए हम किस तरह निवेश करेंगे, मेरे पास जो पैसा है मैं कहाँ लगाऊंगा। लक्ष्मी एट द एंड ऑफ द डे, जो लक्ष्मी माता है उसकी इज्जत करें, उसको ठीक तरह से काम पे लगाएं। सरस्वती तो हमारे पास है, भगवान ने हमें बहुत इस देश को 5,000 सालों की एक संस्कृति है। तो सरस्वती माँ की तो हमारे पास, हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी है। लेकिन लक्ष्मी माँ की भी अगर मेहरबानी चाहिए तो उसकी इज्जत करना सीखना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ही मैसेज जाना चाहिए हमारी जनता को कि फ्रीडम स्टॉक्स, एंड don't keep on relying on the government. Do something yourself. Don't ask what your country can do. Ask what you can do for your country is a very old English saying, and I think that's true today. Ask what you can do for your country. Do it, but not as a sacrifice and a donation or anything. Do it with a profit motive. Company, you earn money, country earns money, we progress and we become large. I think that underlying message has to go. So with that, I would like to end today's program. Thank you, all of you. Priya ji, thank you for your Thank you. contribution as always in organizing this. Anuj ji, thank you for your comments. Fantastic. Kamlesh ji, as usual, you have been on the spot, on the dot, and crisp in your observation. JP, your insights have always been illuminating, and we look forward to your continued contribution to this program. Thank you all, and once again, Thank you. Happy Republic Day, and God bless. Thank you.